नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में विशेष्य और विशेषण से संबंधित अध्ययन सामग्री है और ये अध्ययन सामग्री घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला से लिया गया है। 10 नंबर इससे आते हैं विशेष विशेषण से, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो इसकी जो मार्गदर्शिका में तथ्यात्मक बातें कही गई है उससे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या तथ्य लिखा हुआ है, उसके बाद विशेष्य कौन से होते हैं, किसके क्या विशेषण बनते हैं वो भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो दो शब्द इसमें बताया गया इस पैरा में कि विशेषण वह होता है जो हम खासियत बताते हैं किसी की, या कुछ खास बातें बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वह विशेषण कहलाता है। लेकिन जिसकी विशेषता या जिसकी खासियत हम बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है। दूसरा पैरा लिखा हुआ है कि वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, किंतु सफ़ेद गाय कहने से ऐसी गायों का ही बोध होगा जो सिर्फ सफ़ेद होते हैं। तो एक तरीके से ये विशेषण की विशेषता बोल लीजिए या सीमा कह लीजिए कि जब हम विशेषण संज्ञा के पहले लगा देते हैं तो संज्ञा के अर्थ का सीमांकन हो जाता है, मतलब उसके अर्थ को छोटा कर देता है ये। नेक्स्ट पैरा है, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है। लिखा हुआ है विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। एक सर्वनामिक विशेषण या इसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो एक शब्द दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा टाइप का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। तो ये पहचानने के लिए इसके तथ्यात्मक बातों को देखना थोड़ा जरूरी है। इसका पुनः विभाजन किया गया है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण को भी 2 भाग में बांट दिया है, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। फिर संख्यावाचक को भी 2 भाग में बांटा हुआ है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण था इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तो कई बार क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए आवृत्तिवाचक विशेषण कौन से हैं, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण। और उसके बाद फिर गणनावाचक में भी 2 भाग बटा हुआ है, अपूर्णांक बोधक और पूर्णांक बोधक। तो आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुछ बताया है कि भेद जो है ना संज्ञा के, ये विशेषण के, उसमें बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का नाम लिया गया है अपनी बात प्रूव करने के लिए, कामता प्रसाद का नाम लिया गया है और डॉक्टर हरदेव बहारी का नाम लिया गया है। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यहाँ नहीं, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसका फैक्ट है, अब देखिए लिखा हुआ है सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। तो ध्यान रखना है, सर्वनामिक विशेषण हम बोले या संकेतवाचक विशेषण बोले, दोनों एक ही है। तो कंसेप्ट पढ़ते समय ये याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूप हो। तो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूप कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, वह, ये निजवाचक और पुरुषवाचक रूप है। से भिन्न यानी उससे अलग सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब मैं, तू, वह को छोड़ करके अगर कोई सर्वनाम आता है संज्ञा से पहले तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण भी देखेंगे आगे, जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह और वह, यानी ये वाला यह गाय सुंदर में है यह, और वह घर बड़ा है में वह, सर्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यही है सर्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, इसी को संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं या फिर सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। तो निर्देशक भी कहते हैं किसको, सर्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण को। नेक्स्ट है मौलिक सर्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त होते हैं। इसी के अंतर्गत जो था ना मौलिक सर्वनाम, तो मौलिक सर्वनाम हम किसे कहेंगे, मौलिक सर्वनाम कहेंगे जो मतलब जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे वैसे, जैसे कि यह, वह, कोई, वे आदि, ये सब मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। प्रत्येक लगातार परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा भेद, इस तरह का जो जैसा, वैसा, ऐसी जो है ना, ये है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान करते हैं कि प्रत्यय लगाकर परिवर्तित किया जाता है इन सर्वनामों को, प्रत्यय लगा करके। नेक्स्ट है, यहाँ पर सर्वनाम
और सार्वजनिक सर्वनामिक विशेषण में अंतर बताया गया है। तो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? तो सर्वनाम में ये अंतर है कि जब कोई शब्द ये जब फाइंड आउट करेंगे ना, छांटने में ये महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट कि जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है। अब इसमें क्या लिखा सर्वनामिक विशेषण में? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण है। जैसे वह लड़का जा रहा है, लड़का यहाँ पर संज्ञा है, उससे पहले वह आया, वह जबकि सर्वनाम है लेकिन यह सर्वनामिक विशेषण कहला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वह लड़का के बारे में बात हो रहा है और कोई नहीं। अब दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार के हैं। जैसे कि गुण के बारे में देखें तो सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। रंग के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण होता है, जैसे लाल, पीला, हरा, बैगनी, चमकीला, फीका। आकार के अनुसार भी गुणवाचक विशेषण होता है, टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। स्थान के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण होता है, जैसे क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, दायां बायां भी स्थान संबंधी विशेषण है और स्थान संबंधी गुणवाचक विशेषण, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब सारे। नेक्स्ट देखते हैं कालवाचक भी, मतलब काल से संबंधित भी गुणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी, मौसमी। दशा से संबंधित जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, ये सब गुणवाचक विशेषण है। दिशा से संबंधित जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो ये यहाँ पर भी वहाँ पर भी। नोट में क्या लिखा हुआ है? इन विशेषणों में सा पद जोड़कर उस गुणों को कम किया जाता है, जैसे बड़ा सा, तो ये गुण कम करने का तरीका है, ऊंचा सा, छोटा सा। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या है? जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो पीसीएस मंत्रा में भी इस तरह के क्वेश्चन थे। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भेद होते हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो इसकी गहराई में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही बन जाता है। गणनावाचक किसे कहेंगे? यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे कि 7 कारें, 20 कुर्सियाँ। तो जब इस तरह के नंबर रहेंगे ना, समझ जाना है गणनावाचक सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है क्रमवाचक, जैसे कि क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तृतीय श्रेणी, इस तरह का। तो क्रमवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर है क्रमवाचक सर्वनामिक संख्यावाचक क्रमिक विशेषण हो जाएगा। इस तरह से मैं बार बार सर्वनामिक बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रत्येकवाचक विशेषण। तो प्रत्येकवाचक में क्या रहेगा? इसे प्रत्येक बोधक या पार्थक्यवाचक भी कहते हैं, क्योंकि वे ऑप्शन में ऐसे रह सकता है, प्रत्येकवाचक आप पढ़े रहेंगे और हो सकता है पार्थक्यवाचक लिख दे या प्रत्येक के बोधक लिख दे, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि प्रत्येकवाचक का ही नाम है ये। क्योंकि वे एक जाति के हर वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे। तो ये सब सारे शब्द प्रत्येकवाचक विशेषण में आएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है, जैसे कुछ लोग, ज्यादा चीनी, कम भार। तो ये सब शब्द अगर लिखे रहें तो समझ जाना है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतौल का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा, ये शब्द अंडरलाइन करने वाली है, निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा इत्यादि। ये सब सारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी,
बहुत सारा धन, तो ये सब इसमें अनिश्चितता है, तो इसलिए करके इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, तो क्लियरिटी के लिए अंतर देखा जाता है। परिमाणवाचक दरअसल इसमें क्या होता है, नाप तौल की वस्तुएं आती है, जबकि संख्यावाचक में क्या आता है, गणना योग्य चीज़ें आती है जिनकी गिनती की जा सकती है। जैसे कि तेल की गिनती नहीं की जाएगी तो तेल ये परिमाणवाचक में आ जाएगा, पानी की गिनती नहीं की जाएगी तो परिमाणवाचक में आ जाएगा। उसी तरीके से संख्यावाचक वो होता है जिसको गिन सकते हैं। इसमें परिमाणवाचक विशेषण के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती है, जबकि संख्यावाचक में जातिवाचक संज्ञाएं आती है। तो ये दोनों में अंतर था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रविशेषण के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रविशेषण के बारे में क्या है, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और बहुत उसका प्रविशेषण है। तो इसीलिए यहाँ से साबित होता है कि जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, तो बहुत यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, तेज की विशेषता बता रहा है, जबकि तेज खुद ही एक तरह का विशेषण था विद्यार्थी के लिए। तो बहुत तेज, यहाँ पर बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रविशेषण है, तो उसमें से चुनना होगा। तो यही कंसेप्ट उस समय काम करेगा। नेक्स्ट है विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। तो जो विशेषण विशेष्य की पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे कि चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, ये सब विशेष्य विशेषण है। यहाँ विशेषण चंचल एवं तेज अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया है, अतः विशेष्य विशेषण है। जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है उसे विधेय विशेषण, और जो विशेषण विशेष्य के पहले आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी गाय काली है, तो गाय संज्ञा है, इसकी विशेषता काली है, उसके बाद में आया है गाय के बाद, तो इसका मतलब ये विधेय विशेषण हो गया। मेरा पुत्र सुस्त है, सुस्त एक विशेषण है और पुत्र यहाँ संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है सुस्त, लेकिन आया है सुस्त शब्द पुत्र के बाद, यानी कि विशेषण बाद में आया है, तो इसलिए इसको विधेय विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ विशेषण काली एवं सुस्त अपने विशेष गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः ये विधेय विशेषण होंगे। तो वही बात था। नेक्स्ट लिखा हुआ है विशेष विशेषण रचना। तो विशेष विशेषण रचना कैसे होती है, अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा। लिखा हुआ है कि कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला आदि। कुछ विशेषण संज्ञा यानी कि जो विशेष्य होता है, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न कुछ विशेषण होते हैं, जैसे कि भूख क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन इसमें आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो भूखा हो जाएगा। प्यार क्या है, प्यार संज्ञा शब्द है, लेकिन इसमें आ अगर जोड़ देते हैं तो प्यारा हो जाता है। प्यास भी उसी तरह से संज्ञा है, इसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्यासा हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी कई बन सकता है, जैसे कि बंगाल, तो ई लगा देंगे तो बंगाली। सुख, ई प्रत्यय लगा देंगे तो सुखी। रोग, तो ई प्रत्यय लगाने से रोगी। रूस, तो इस ई प्रत्यय लगाने से रूसी। और मुंबई, ईया लगा देने से मुंबईया। जयपुर में ईया लगा देने से जयपुरिया, और दिन में इक लगा देने से दैनिक। सप्ताह में इक प्रत्यय लगाने से साप्ताहिक। नगर में इक प्रत्यय लगाने से नागरिक। भारत में ई प्रत्यय लगाने से भारतीय हो जाता है। और स्थान में ई प्रत्यय लगाने से स्थानीय। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय हो जाता है। उस तरह से इत प्रत्यय लगा क्या बनेगा, दुख में अगर इत लगा देंगे तो दुखित। हर्ष में इत लगाएंगे हर्षित, और पीड़ा में इत लगाएंगे पीड़ित, और कुल में इन लगाएंगे तो कुलीन हो जाएगा। रंग में इन लगाएंगे तो रंगीन हो जाएगा, और दया में आलू लगाएंगे तो दयालु हो जाता है। दमक में इला प्रत्यय लगा देंगे तो दम चमकीला हो जाएगा। चमक में अगर इला प्रत्यय लगाएंगे तो चमकीला हो जाएगा। धन में वान प्रत्यय लगाएंगे तो धनवान हो जाएगा। बल में वान लगाने से बलवान, और बुद्धि में मान लगाने से बुद्धिमान। शक्ति में मान लगाने से शक्तिमान, और क्रिया में सील लगाने से क्रियाशील हो जाता है। गुण में वती लगाने से वती, और सील ये क्या है, प्रत्यय है, और इस लगा देने से गुण में वो गुणवती कहलाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थी कि एक ये लास्ट पेज है शायद इस कॉन्सेप्ट में। सर्वनाम शब्दों से कुछ विशेषण भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर यह हुआ, ये क्या है, यह इस बोलिए, ये सर्वनाम वाले शब्द हैं। इसमें अगर क प्रत्यय जोड़ दें तो इसका हो जाएगा। वह है सर्वनाम शब्द, वह बोले या उस बोले, इसमें अगर क प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका हो जाएगा। जो यानी कि जिस, इसमें क प्रत्यय जोड़ेंगे तो जिसका हो जाएगा।
सब में अगर क प्रत्यय जोड़ेंगे तो सबका हो जाएगा। ये सब, तू, ये सब क्या है, तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ये सब सारे सर्वनामिक विशेषण हैं, मतलब सर्वनाम है सारे। तो तू में रा लगा देंगे तो तेरा हो जाता है, तुम में रा लगाएंगे तुम्हारा हो जाएगा, आप में का प्रत्यय लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, आप में ना प्रत्यय लगाने से अपना हो जाता है, और मैं में रा प्रत्यय लगाने से मेरा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, मैं मेरा प्रत्यय लगाने से मेरा, और हम मेरा प्रत्यय लगाने से हमारा हो जाता है। कुछ क्रिया शब्दों से भी विशेषण की उत्पत्ति होती है, जैसे कि देखिए उठना, जिसमें ना लगा हुआ सब ये क्रिया है, तो उठना में आ प्रत्यय लगा देंगे उठा, लूटना में आ प्रत्यय लूटा, कामना में औ प्रत्यय कमाऊ, टिकना में औ प्रत्यय टिकाऊ, खेलना में आड़ी प्रत्यय खिलाड़ी, और तैरना में आग प्रत्यय तैराक, भूलना में अक्कड़, ये अक्कड़ प्रत्यय भुलक्कड़। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये क्रिया से भी कुछ विशेषण उत्पन्न हुए हैं, ये दिखा हुआ है। नेक्स्ट है लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण, जैसे कि काला बड़ा, तो इसका काली बड़ी हो जाती है, काले बड़े हो सकते हैं। वह का फिर वे हो सकता है, उन हो सकता है, उस हो सकता है। ये सब सारे उदाहरण किस चीज़ के हैं, लिंग वचन और कारक के अनुसार विशेषण में जो परिवर्तन होता है उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट लिखा हुआ है 4 नंबर, दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे कि भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दुबला पतला, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, टूटा फूटा इत्यादि, तो ये सब भी विशेषण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो 3 अवस्थाएं होती है। मूल अवस्था की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके बारे में लिखा हुआ समान अवस्था, जिसमें विशेष्य यानी जो संज्ञा शब्द होता है कि किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती, सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता यानी गुण दोष को प्रकट करता है, जैसे सरल, योग्य, महान, ये सब मूल अवस्था वाले विशेषण हैं। नेक्स्ट है उत्तर अवस्था। इसमें क्या बातें हैं, वह अवस्था, मतलब उत्तर अवस्था की पहचान कैसे करेंगे, वह अवस्था जिसमें विशेष्य का मतलब संज्ञा या सर्वनाम जो होता है, शब्द की तुलना दूसरे विशेष्य के साथ की जाती है तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा अथवा अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की क्या लिखा हुआ, संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे कि सरलतर, योग्यतर, कोमलतर। तो ये संस्कृत में भी ये प्रथा है और हिंदी में भी ये है। अब नेक्स्ट है उत्तम अवस्था। तो उत्तम अवस्था में क्या है, जिस अवस्था में विशेष्य मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं, यानी उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द हैं, मतलब जो विशेषण हैं, विशेषण के साथ तम जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे कि सरलतम, योग्यतम, कोमलतम इत्यादि। ये हैं उत्तमावस्था के उदाहरण। नेक्स्ट हैं, इस कॉलम में बताया गया कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, वही जो अभी हमने पढ़ा, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था अधिक है, इसका उत्तर अवस्था अधिकतर बन जाएगा और उत्तम अवस्था अधिकतम हो जाएगा। उच्च का उच्च ये मूल अवस्था है और इसके उच्चतर हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। कोमल उत्तरावस्था में कोमलतर और उत्तमावस्था में कोमलतम। तीव्र मूल अवस्था, तीव्रतर उत्तरावस्था और तीव्रतम ये उत्तमावस्था। निम्न का निम्नतर और फिर निम्नतम होता है। मधुर का मधुरतर और मधुरतम होता है। तो तम जो लगा हुआ है ये उत्तरावस्था में लगा हुआ है और तर जो लगा हुआ है ये उत्तरा अवस्था, ये उत्तमावस्था में लगा हुआ था तम। ठीक है। सुंदर उत्तरावस्था में सुंदरतर बन जाता है और उत्तमावस्था में क्या बन जाएगा, तम जोड़ देंगे सुंदरतम हो जाएगा। लघु उत्तरावस्था में तर जोड़ देंगे लघुत्तर हो जाएगा और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हिंदी में विशेषण के निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं, जैसे कि मूल अवस्था में अच्छा है तो उत्तरावस्था में सबसे अच्छा हो जाएगा और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा हो रहेगा ही। फिर उसे से बड़ा भी मूल अवस्था में है, इसका उससे बड़ा और सबसे बड़ा। छोटा में उससे छोटा और सबसे छोटा, तो ये इसकी उत्तरावस्था है। नेक्स्ट है विशेषण विशेष से संबंधित कुछ बातें। कौन सी बातें हैं देखते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं विशेषण विशेष से संबंधित वो है, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में आए, तो लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे क्या, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेषण के लिंग के और वचन के अनुसार होंगे। तो
समीप वाले जो विशेष्य होगा उसी के अनुसार लिंग और वचन परिवर्तित होगा अगर एक से अधिक विशेषण है तब। जैसे कि अच्छी कलम और कागज, लंबे पुरुष और नारियां, तो पीला कुर्ता और धोती, तो पीली कुर्ता धोती नहीं होगा क्योंकि नज़दीक पीला का क्या है, कुर्ता है, तो इसलिए पीला हो जाएगा। नारियां और पुरुष के नज़दीक में पुरुष है तो लंबे हो जाएगा, और अगर नारियां होती नज़दीक में तो लंबी हो जाता वहाँ पर। नेक्स्ट है, इस प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। जैसे सफ़ेद घोड़ा दौड़ा, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष्य है। अब आगे क्या लिखा हुआ इसी में, नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। कौन कौन से तरह से होता है? नेक्स्ट है कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण और विशेष्य के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय विशेषण और पूरक विशेषण कहलाता है। तो ऊपर वाला ही रिपीटेड है यहाँ पर एक तरीके से, सुनी जगह में भय लगता ही है, तो ये उसके उदाहरण हैं। अभी जब इस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उससे भी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। लास्ट पैरा है इसका कि इस वाक्य में जगह विशेष्य है। यहाँ था ना सुनी जगह में भय लगती है, इस वाक्य में क्या है, जगह विशेष्य है, यानी जगह की विशेषता बताई जा रही है। और उसका विशेषण यानी सुनी उसके पहले होने के कारण विशेष्य विशेषण है, और यह जगह सुनी जान पड़ती है। वाक्य में विशेष्य क्या हो गया, जगह के बाद विशेषण सुनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विशेष्य की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे कि ठंडी ठंडी हवा में मन को आनंद मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं इससे आएगा, लेकिन कंसेप्ट में जरूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, बहुत्व के अर्थ में विशेष्य और विशेषण में किसी एक को ही बहुतत्व बोधक रखना शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक और बालकगण। तो ये बहुत्व के बारे में बता रहा था कि बहुत्व के अर्थ में विशेष्य और विशेषण में किसी एक को ही बहुत्व बोधक रखना शुद्ध होता है। तो डबल अगर आ जाएगा तो अशुद्धि के तहत आ जाएगा, तो ये भी पहचानने के लिए कई बार आते हैं। तो इतना ही था थ्योरी में। अब थोड़ा इसका, ये तो प्रीवियस ईयर है तो इसको तो देखेंगे बाद में, लेकिन इसका हम ये देख लेंगे पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर देखेंगे, क्योंकि लास्ट में पढ़ा हुआ रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, समझ में आए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थ्योरेटिकली हम देख लेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है अध्ययन सामग्री वाला, ये वाला पार्ट। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, फिर एक वीडियो और बनेगा इस पर। थैंक यू।